हेलो बच्चों, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हमारे बच्चे? मज़े में हैं, मौज कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो बच्चों आज क्या लेकर आए हैं? तो आज लेकर आए हैं वन शॉट। हाँ पक्का वन शॉट ही है भाई। किस चीज़ का? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उनके एलिमिनेशन का, कि भाई कौन कौन से हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, कैसे एलिमिनेट होते हैं। इसके लिए हम अपना पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसकी देखो मैम ने इमेज लगाई, कितना सुंदर इमेज लगाई है आपकी, है ना। ऐसा बिल्कुल निकाल के बॉडी में से ही रख दिया है, बहुत ही अच्छा है। जिसमें आपकी रीनल आर्टरी दिखाई गई है। इस चीज़ को हम पूरे को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे कि कंसेप्ट को क्लियरली। छोटी सी बात बच्चों कि देखो भाई, हमारे चैनल पे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है भाई, सीधा साधा मिल जाता है आपको। सीधे साधे लोग सीधा साधा चीज़ें दे देते हैं भाई। हम लोग क्या क्या दे देते हैं भाई? हम लोग आपको वन शॉट दे देते हैं यार, माइंड मैप भी दे देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के। कहाँ से उठाएं फिर? उठा लो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से ले लो, या पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आइकन पे क्लिक करो, ले लो, देख लो उसमें से सब कुछ। और अपनी पढ़ाई को इतना % भी सफ़र मत होने दो बच्चों, करो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को, चलो। सो लेट्स मूव। ओके, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन एक वेस्ट के तौर पे बनता है। अच्छा बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आपने आई थिंक 2 वर्ड सुने होंगे कभी। बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, मुझे भी रहता है, शायद मैं भी शायद क्लियर कर सकूं। एक था एक्सक्रीशन वर्ड, वो कि मैम बिल्कुल ही तो चैप्टर का नाम चैप्टर में आता है। एक हम इजेशन भी पढ़ते थे, एक तो हम इजेशन भी पढ़ते थे। और बच्चे यही पूछते कि मैम इजेशन यार वहां पे कह रहे हो, यार यहाँ पे तुम एक्सक्रीशन कह रहे हो, ऐसा क्यों? तो बच्चों एक्सक्रीशन का तो मतलब वही है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना। और बच्चों इजेशन का मतलब होता था अनडाइजेस्टेड पार्ट, फीकल मैटर को रिमूव करना, क्योंकि अनडाइजेस्टेड पार्ट ही तो जाता था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बिल्कुल। तो अनडाइजेस्टेड पार्ट का रिमूवल इज egestion and the removal of the nitrogenous waste is the your excretion। छोटी सी डिफाइन। चलिए मैम आगे शुरू करते हैं। अब मेन जो चीजें हमारी बॉडी से रिलीज होती हैं जो एज अ वेस्ट, वेस्ट क्या होता है? तो हम कहेंगे मैम कचरा, कूड़ा, कबाड़ा, जो जरूरत नहीं है, जो अननेसेसरी मटीरियल है, हमें नहीं चाहिए भाई, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसे हम वेस्ट कहते हैं। और इन वेस्ट को रिमूव करते हैं हम अपनी बॉडी से, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि भाई ये होते हैं टॉक्सिन। मोस्टली हम क्या रिमूव करते हैं? तो बहुत सारा मटेरियल होता है, पर मेजर क्वांटिटी में बच्चों इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन वेस्ट। मेजर क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन वेस्ट। अब कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी रिमूव करती है? तो बच्चों वो 3 प्रकार के हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकटैलिज्म। ठीक है बच्चों, 3 प्रकार के हैं जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है। अमीनोटैलिज्म बेटा, इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, दिस इज योर NH3, जो काफी टॉक्सिक होता है। छोटी सी टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं एक बार इसको। मेन नाइट्रोजन मटीरियल या नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं वो बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकटैलिक। अमोनिया के अंदर मेन कौन सा कंपाउंड होता है? तो इट इज यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों NH3। एंड व्हाट इज इन द यूरिया? तो यूरिया में बच्चों C डबल बॉन्ड O से NH2, आपका अमीन ग्रुप टाइप जुड़ा रहता है। एंड यूरिक एसिड जो कि आपका एक तरह का अमोनो एसिड होता है, ठीक है। इसमें ये चीजें प्रेजेंट होती हैं आपकी यूरिया। अब बात ये आती है कि भाई क्या है? तो भाई अगर हम बात करें अमीनोटैलिक में जो अमोनिया है, इट इज हाईली 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 पॉइजनिक। ऐसा क्यों कह रहे हो मैम? क्योंकि तो हमने बात की थी ना बच्चों, बॉडी सर्कुलेशन हमने पढ़ा था, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन हम पढ़ रहे थे कि डायरेक्टली अगर अमोनिया भाई आपके चला जाए हार्ट में तो कल्याण हो जाना है अपना, नहीं वो हो जाएगा ना। क्योंकि ये क्या है बच्चों? क्योंकि ये है हाईली पॉइजनिक इन नेचर, हाईली पॉइजनिक, हाईली पॉइजनिक इन नेचर। ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट पॉइजनिक है एंड इट इज लेस पॉइजनिक। ये ज्यादा पॉइजन है, ज्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक लिख लो, चलो टॉक्सिक लिख लेते हैं, आपके बारे में उसमें टॉक्सिक यूज हुआ है। सो इट इज हाईली टॉक्सिक
ये मॉडरेट है, ये कम, सबसे कम टॉक्सिक होता है ये। फिर बात आती है कि भैया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो बहुत सारा पानी मिलाना पड़ेगा रिमूवल के लिए। सो इट रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। चलो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर कि भाई कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसको। तो इसको चाहिए मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको, बीच का। चलो इसको कम पानी, इसको बहुत ज़्यादा पानी, उसको बीच का पानी, इसको कम पानी। फिर भाई पानी ज़्यादा जा रहा है तो वाटरी सब्सटेंस अपने आप रिलीज हो रहा होगा, तो लेस एटीपी यूज हो रही है, कम एनर्जी चाहिए। यहाँ पे मॉडरेट एटीपी चाहिए और यहाँ पे मोर एटीपी। भाई कम पानी नहीं है ना तो जल्दी से रिलीज नहीं हो रहा है, तो ज्यादा एटीपी चाहिए। फिर बात आती है ये किस में होता है, कौन होते हैं अमीनोटैलिक जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं। तो बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स कौन होते हैं, ये जो शो करते हैं वो है बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स। ये आप इनके एग्जाम्पल्स में गिन सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल, यूरिटॉलिक, अरे हम भी तो यूरिया ही पास करते हैं यार, तो इसमें मैमल्स आ जाते हैं, इसमें अपना फ्रॉग भी आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है आपके नीट में कि यूरियोटैलिक में जो इसमें यूरिक एसिड होता है, इसमें जो यूरिक एसिड होता है कौन कौन रिलीज करता है। तो भाई अपने बर्ड्स करते हैं, आपके पक्षी, कबूतर, चिड़िया जो करते हैं ना, छी गुड लक मान लेते हो जिसको तुम लोग, हाँ वही, ये इनके में होता है यूरिक, तो यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। आपके रेप्टाइल, आपके सांप, आपकी छिपकलियाँ, ये करते हैं क्या रिलीज, ये करते हैं रिलीज यूरियोटैलिक, मतलब यूरिक एसिड। योर बर्ड्स, योर रेप्टाइल्स। ओके बच्चों, तो ये थी जो कि 3 तरह के नाइट्रोजन वेस्ट हैं जिनको रिमूव करना जरूरी है भाई बॉडी से। नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत। तो दिक्कत को दूर करने के लिए इनको रिमूव करना पड़ता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या था। अपने कंटेंट में तो रीड कर लो। बिल्कुल, फिर कहते हैं हम लोग यार तो रीड ही नहीं किया। नाइट्रोजन वेस्ट आर प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये मेटाबॉलिक होता है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। मेनली ऑफ प्रोटीन्स और some nucleic acids are present depending on the availability of water। भाई कितना पानी प्रेजेंट है। एनिमल एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजन वेस्ट अलग अलग फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अमीनोटैलिक, अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है इसलिए ज्यादा पानी चाहिए। ये बहुत टॉक्सिक है इसलिए जल्दी एलिमिनेट होना चाहिए। किडनी यहाँ पर बहुत कम रोल प्ले करती है एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, मतलब कम एटीपी लगती है। किस किस में, सारे एक्वेटिक एनिमल्स में, टैलोस फिशेस, टेडपोल्स। अच्छा, फ्रॉग है तो यूरिया, टेडपोल है तो अमोनिया। एक्वेटिक सॉफ्ट बॉडीज, इनवर्टिब्रेट, सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देन यूरियोटॉलिक, यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, मतलब काफी कम है। इट नीड्स सफिशिएंट वॉल्यूम, मतलब बट कंपेयर टू अमोनिया लेस वाटर रिक्वायरमेंट होती है। यूरिया आर कंसंट्रेटेड, मतलब ब्लड में जाता है और किडनी यहाँ पे उसको भेजती है। इट इज कंसंट्रेटेड इन द ब्लड और इन द यूरिन, कि पानी कम है तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा ना बच्चों। सम अमाउंट इज रिटेन इन द किडनी, कुछ तो अमाउंट की किडनी में रह जाता है, जो कि क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस ऑफ योर पीएच ऑफ द ब्लड बाय रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल मैमल्स, योर टेरेस्ट्रियल अडल्ट एम्फीबियंस, योर कार्टिलेजियस फिशेस लाइक योर शार्क। ठीक है बच्चों, तो ये सब है जो कि क्या रिलीज करते हैं, यूरियोटाइलिज्म, मतलब यूरिया। ओके, फिर प्रोटोनेफ्रिया। ओके, यहाँ पे इसके बाद नहीं दिखाया, चलिए वो मैम ने आपको बता दिया यूरिक वाला। तो चलिए अब है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। भाई अब अलग अलग हम लोगों ने किंगडम्स पढ़े हैं, तो उन किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स के हम लोगों को क्या जानने हैं। तो बच्चों हमें जानने हैं कि भाई कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है किसके अंदर।
तो सबसे पहले है प्रोटोनेफ्रीरिया। तो भाई इसके पास क्लोज ट्यूब्यूल्स नेटवर्क है, छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं, स्मॉल फ्लेम सेल्स जिनको हम फ्लेम बल्ब्स भी कहते हैं। फ्लेम सेल्स जो हैं उसमें सिलियास प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों ट्यूबुलर फॉर्म में, और इंटरस्टीनियल फ्लूइड की फॉर्म करते हैं ये। फ्लूइड कलेक्टेड पास थ्रू द ट्यूबुलर सिस्टम, जो भी फ्लूइड एब्जॉर्ब हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उसको ट्यूबुलर सिस्टम में भेजते हैं और ये पास आउट किया जाता है थ्रू बॉडी ओपनिंग, जिसका नाम क्या है, नेफेरिडोफोर्स। दिस एग्जांपल इन द प्लेनेरिया, जिसकी बॉडी कटिंग हो जाती है, ब्रांचियोनम एंड रोटिफर्स। ये मेनली कंसंट्रेशन करते हैं और क्या रेगुलेट करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन देयर बॉडी। भाई ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर, maintenance of water, some electrolyte salts जो help करते हैं to retain the pH of ब्लड, जो ब्लड की पीएच को बच्चों क्या करने रखते हैं, रिटेन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब भाई शरीर के अंदर पानी की और सॉल्ट्स की मात्रा बनाए रखना, ताकि ब्लड का पीएच जितना था उतना ही रहे, बढ़े ना घटे। फिर नेफ्थीरिया, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे मेटानेफ्थीरियन भी होंगे। अच्छा, पॉरीफेरा आएगा तो बेटा पॉरीफेरा में जर्नल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जर्नल बॉडी एक्सक्रीशन लिखते हैं। दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एनेलिडियस लाइक अर्थवॉर्म, इसमें अर्थवॉर्म्स आते हैं। फिर मेटानेफ्टीरियम में इंटरनल ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग नेफोस्टोम कहते हैं, और इसको कॉइल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। फिर नेफिटीरिया, ये हेल्प करते हैं रिमूव करने में नाइट्रोजिनस वेस्ट और मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये भी ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लर्न करना है हमें। फिर है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये छोटी छोटी पतली पतली, मतलब लंबी लंबी पतली पतली ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कहाँ जाके खुलते हैं, जाके खुलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में आपके, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हिंडगट के बीच में, मिडगट और हिंडगट के बीच में। दीज आर मीन फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी रिमूव करते हैं, साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं इन द केस ऑफ द इंसेक्ट, होल्स होते हैं ना वहां से। चलिए, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, एनिटरी ग्लैंड्स, एनिटरी ग्लैंड्स, ओके बच्चों, एनिटरी ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं किसके, तो बच्चों ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, याद रखना है हमें, क्रस्टीनिया के, एक्नोडर्माटा के नॉर्मली यहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, स्पाइडर्स के जो इंसेक्ट वाले में आ जाएगा, मॉलस्का का जर्नल बॉडी एक्सक्रीशन होता है। फिर रीनल ग्लैंड जो हमें होते हैं, इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड, एक्नोडर्माटा किसका है भाई, रीनल ग्लैंड। सो रीनल ग्लैंड, एनिलिडा, एक्नोडर्माटा, क्रूस्टेसिया, मॉलस्का, तो बच्चों मॉलस्का का होता है ये। ओके, तो हमने बच्चे क्या क्या देखा, चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हमें करना है बच्चों यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो भाई हम यूरिन के सिस्टम के बारे में जानेंगे कि भाई कौन सा सिस्टम होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है, ये हमें जानना है। ब्लैंक साइड पे करते हैं, पहले अपना डायग्राम बना के देखते हैं मैम से अच्छा बनता भी है नहीं बनता, क्योंकि आमतौर पर मैम से डायग्राम तो बनते नहीं है ना, ये बात बच्चे भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमें पता है मैम डायग्राम नहीं बनता आपसे। बिल्कुल, चलो बना के देखते हैं। तो भाई सबसे पहले एक ही ट्यूब आ रही है, दीज आर द ट्यूब्स। दिस इज योर रीनल आर्टरी, एक रीनल वेन भी बनाएंगे। अभी आ गई हमारी किडनी, मैम ने थोड़ी गलत बना दी है। अब ठीक है, ओके, सॉरी। अब हमारा एक बनाएंगे हम लोग ब्लैडर। ठीक है, फिर भी है ना,
ठीक है बच्चे काम चला पाएंगे, बिल्कुल चला पाएंगे। चलो लेबल कर ले अब इसे पूरे डायग्राम को फटाफट। सो बच्चों इसके अंदर कुछ और भी बनाना है। करिए जी। अरे यार क्या हो रहा है आज। इधर चलिए ठीक है, बन गए। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग क्या बात करेंगे। चलिए अब इसे हम लेबल करते हैं। तो सबसे पहले भाई ये है अपनी किडनी, दिस इज योर किडनी। आप कहेंगे मैम बिल्कुल जानते हैं इसे, हम पहचानते हैं बिल्कुल। एक है बच्चों रीनल आर्टरी, एक क्या है बच्चों, दिस इज योर रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी ये अपनी बल्कि कह सकते हैं बेटा, अभी हम एक काम करते हैं इसे हम ऑर्टा लिखते हैं। तो बेटा ये जो है ये अपनी है ऑर्टा, ये आर्टरी आप समझ सकते हो, दिस इज योर ऑर्टा। ये ऑर्टा जो भी आगे जाती है यहाँ पर पहुंचती है, जब ये इस जगह पर पहुंचती है, इस जगह पर, तो बच्चों ये जब ये इस जगह पर पहुंचती है ये बच्चों, तो ये बन जाती है रीनल आर्टरी। क्या बन जाती है बच्चों, ये रीनल आर्टरी। बिल्कुल, पहले है ऑर्टा, पहले है ऑर्टा, नीचे जब ये किडनी की तरफ ये डिवाइड हो जाती है तो ये बन जाती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में क्या है, आप बोलेंगे मैम रीनल आर्टरी में ब्लड है, जिसमें वेस्ट है, जिसमें यूरिया है। और कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड। मतलब भाई यहाँ पर ऑक्सीजन है प्लस यूरिया है, और यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा है। वही जो दूसरी वाली होती है बेटा, इसे हम लोग यहाँ पे वेन कहते हैं। और ये वेन फर्दर डिवाइड हो जाती है, वेन फर्दर डिवाइड हो जाती है रीनल वेन में। से वेन क्या, वेना कैवा कह लेते हैं। चलिए दिस इज योर वेना कैवा, हार्ट से कनेक्शन वाली ट्यूब भी लिखी है मैंने, वरना सिंपल आर्टरीज और वेन्स भी बच्चों में मेंशन कर सकती थी। ठीक है बच्चा, इतनी चीज क्लियर है। तो ये हो गई रीनल वेन। रीनल वेन में क्या है, बोलेंगे मैम CO2 है, बिल्कुल, और यूरिया है, बट इन दी लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में है। क्योंकि भाई अब गया कहाँ वो ही तो यहाँ किडनी में पहुंचा है, नेफ्रॉन्स के अंदर पहुंचा है। फिर किडनी से जो ये ट्यूब आ रही है, दिस इज योर यूरेटर। और ये यूरेटर बच्चों पेयर में होती है, मतलब 2 होती हैं। और ये है अपना ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है हमारी तरह, सिंगल। ठीक है भाई। फिर नीचे की जो ओपनिंग है दैट इज योर यूरेथरा, इट इज ऑल्सो सिंगल। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, सिंगल होता है। अब बात हमें क्या करनी है, अब हमें आगे की बात करनी है। तो बच्चों फिर एक सिंपल चीज मैम ने लिखी है कि भाई इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बच्चों, यहाँ पे होती है मसल्स। यूरिनरी ब्लैडर्स में यहाँ पर पाई जाती हैं चारों तरफ, यहाँ पे मसल्स होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूटरस मसल, ड्यूस्टर्स मसल होती हैं। और ये ड्यूटरस मसल जो होती है, इनके ऊपर पाया जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसे स्ट्रेच करता है, जिसकी इसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है बच्चों। यहाँ पे जो ये पाए जा रहे हैं ये सारे, दीज आर योर स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या है ये, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेच होते हैं जब इसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कलेक्शन ऑफ यूरिन होता है बच्चों। यहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है कुछ समय के लिए, यूरिन स्टोर हेयर, यहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है। अच्छा, अब अगर हम आगे की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर किडनी में अगर आप देखेंगे तो किडनी को बेटा हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ये रहा इस तरीके से, एक ये सिंपल वाला पार्ट, पीछे वाला से हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक ये आगे वाला पार्ट ये वाला, इसे हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं बच्चों, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। और इस मेडुला के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक पिरामिड, कुछ ऐसे से ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम, या तो रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। मेडुला में पाए जाने वाले पिरामिड मेडुलरी पिरामिड बच्चों। अच्छा, एक चीज और बच्चों, जो यूरेथ्रा है ये ओपनिंग है। आप कहेंगे बिल्कुल मैम कि जो यूरिन इकट्ठा होता है स्ट्रेच होने पर यहीं से पास आउट होता है। तो बच्चों यहाँ पे स्फिंक्टर होने चाहिए,
स्फिंक्चर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो बच्चों इसके पास होते हैं दो तरह के स्फिंक्चर्स, एक इंटरनल स्फिंक्चर्स होते हैं बच्चों, और कुछ होते हैं, एक होते हैं इनके पास एक्सटर्नल स्फिंक्चर। भाई इंटरनल चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमसे नहीं पूछती कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भाई जी जो इंटरनल स्फिंक्चर्स होते हैं बच्चों वो इनवॉलेंटरी होते हैं। कैसे होते हैं हमारे बच्चे? इनवॉलेंटरी। वहीं एक्सटर्नल स्फिंक्चर्स कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं वॉलेंटरी। मतलब अपनी मर्जी से यार, जब जाते हो हल्का होने के तो अपनी मर्जी से जाते हो ना यार, तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्चर जो है वो वॉलेंटरी है यार, और इंटरनल वाला इनवॉलेंटरी है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी। अच्छा, हमने किडनी की ये बात की कि किडनी में रीनल या मेडुलरी पिरामिड होते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात किडनी के बारे में कि किडनी की जो ये होती है ना, ये ओपनिंग जहाँ से इसमें ब्लड आ रहा है, मतलब रीनल वेन, रीनल आर्टरी जुड़ी हुई है और यूरेटर की ट्यूब जुड़ी हुई है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम। एक पेज पे डायग्राम में जितना भर सकते हो भरो यार। फिर किडनी के बारे में एक आध बातें, क्या है वो बातें? तो किडनी के बारे में एक बात तो ये है कि भाई ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बच्चों। क्या होती है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। बिल्कुल सही। फिर किडनी जो होती है बेटा आपकी लास्ट वर्टिब्रेटी 12 पर पाई जाती है एंड ल्यूनर 3 के बीच में पाई जाती है। ये इसकी लोकेशन है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द किडनी। और किडनी जो है वो वेंट्रल साइड पर होती है कि डॉर्सल साइड पर है? तो बच्चों वो डॉर्सल साइड पर, पीछे की ओर पाई जाती है। ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। क्या ये एब्डोमेन में प्रेजेंट है? हम कहेंगे नो, एब्डोमेन से अलग प्रेजेंट है। तो जो चीज एब्डोमेन में नहीं तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोपेराइटल। तो बेटा ये रेट्रोपेराइटल इन नेचर है, मतलब एब्डोमेन में नहीं है। कैसा नेचर है इसका? रेट्रोपेराइटल इन नेचर। कौन है इन नेचर रेट्रोपेराइटल? योर किडनी। तो ये मैम ने थोड़ा सा आपका डायग्राम समझाया है, इसमें हम पूरा समझेंगे। चलिए अब अपने एक बार कंटेंट को देख लेते हैं। क्या कहता है हमारा? ह्यूमन यूरिनेटरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी आते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अच्छा एक बात और, दिस इज योर राइट किडनी, दिस इज योर लेफ्ट किडनी। एक बार जरा ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट किडनी थोड़ी नीचे है और थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि बच्चों लेफ्ट किडनी बड़ी होती है, राइट किडनी थोड़ी छोटी होती है। क्योंकि यार लेफ्ट साइड क्या है यार, मैम ने ना उल्टा लिख दिया यार, राइट ये है लेफ्ट वो है, सॉरी, हटाओ यार इन्हें। दिस इज योर लेफ्ट किडनी एंड दिस इज योर राइट किडनी। तो बच्चों जो ये आपकी राइट किडनी होती है वो क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है और नीचे की ओर होती है, क्योंकि यार इसके ऊपर वेंट्रल साइड में लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, जिसका नाम है लिवर, इसीलिए। और किडनी का वेट कितना होता है? अगर हम वेट ऑफ द किडनी की बात करें तो यार 120 से 150 ग्राम की है बस आपकी किडनी, 120 to 150 ग्राम। लेंथ वाइज ओनली 12 सेंटीमीटर के आसपास, विड्थ वाइज चौड़ाई 3 से 5 सेंटीमीटर बस, इतनी सी। और एक किडनी में कुछ 1.5 या सॉरी 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाई जाती है। मतलब एक किडनी में 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों। चलिए, यूरेटर्स होते हैं हर किडनी में से, देखो ये रहा निकले हुए ये, दीज आर द यूरेटर ट्यूब्स। यूरिनरी ब्लैडर है यार, ये रहा ब्लैडर, पूरा यूरेथ्रा है, नीचे ओपनिंग। With the kidney are located in the abdominal cavity, one on the either side of the vertebral column। हमारे vertebral column के, ये हमारा vertebral column एक इधर है तो एक इधर पड़ती है। 12th thoracic cavity या मतलब लास्ट thoracic cavity, 12 ही होती है, लास्ट में है, और सेकेंड या थर्ड ल्यूमिनर वर्टिब्रे में पाई जाती है, और ये डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होती है। ईच किडनी इज बीन शेप, रेडिश ब्राउन है, मेजरमेंट है 10 से 12 और 5 से 7 विड्थ है।
2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस और वेट कुछ 150 ग्राम है, जो मैंने अभी बात की आपसे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग है हाइलेस, जो हमने आपको बताया हाइलम जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों, जिसमें रीनल आर्टरी, नर्व्स वगैरह सब एंटर होती है। हिलम जो है वो एक्सटेंसिव फनल शेप्ड होता है। इसमें हम, अच्छा पैल्विस नहीं बताया मैम ने, पैल्विस क्या है ये, चलिए देखिए इधर आइए। तो भाई अब ये जो किडनी में जो ये आपके हम लोगों ने बनाए ये रीनल पिरामिड्स, ये रीनल पिरामिड्स यहाँ पर आपस में एक दूसरे से ट्यूब से जुड़े हुए, जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, आगे जाके बड़ी ट्यूब बन जाती है। तो बेटे जो ये ट्यूब्स हैं इनको हम बोलते हैं कैलेक्स। पहले होती है माइनर कैलेक्स, मतलब पतली पतली छोटी छोटी सी ट्यूब, आगे जाके बड़ी होती है, मतलब बन जाती है मेजर कैलेक्स, और ये मेजर कैलेक्स आगे जाकर बड़ी बन जाती है जिनको हम कहते हैं रीनल पैल्विस। और ये रीनल पैल्विस कनेक्ट होती है आपकी यूरेटर से। कहां से कनेक्ट होती है बच्चों? यूरेटर से। ठीक है, तो यही बात बच्चों यहाँ पर आपकी में लिखी हुई है। देखो वर्ड यूज किया है पैल्विस, जिसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, कैलेक्स मतलब वही छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं। द पैल्विस इज सराउंडेड कंप्लीटली बाय द किडनी टिश्यू, किडनी टिश्यू से घिरी रहती है। आउटर लेयर को हम लोग रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर लेयर को हम मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला बताया बेटा। रीनल वर्ड जो है ना ये हमेशा यूज सिर्फ और सिर्फ किडनी के लिए किया जाता है। रीनल वर्ड इज यूज फॉर द किडनी। द रीनल मेडुला में प्रोजेक्ट होते हैं पैल्विस इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल स्ट्रक्चर, कोन जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोगों ने, जिनको हमने रीनल पिरामिड्स कहा था, जिनसे कैलेक्स, कैलेक्स मतलब जिनसे ट्यूब्स इस तरीके से क्या हुई थी बेटा, इस तरीके से ज्वाइंट थी, ये इस तरीके से जुड़ी हुई थी, फिर आगे जाकर ये बड़ी ट्यूब बनती है और फिर जाके यूरेथ्रा से जुड़ जाती है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर देखो आपको किडनी का स्ट्रक्चर दिखा दिया है। रीनल कॉर्टेक्स की बात कर ली मैम ने। अच्छा, कॉलम ऑफ बैरेंटी जो लाइन लाइंस बन रही बीच में। फिर रीनल पैल्विस देखो दिखाई हुई, ये रही मोटी ट्यूब रीनल पैल्विस कहलाती है। रीनल आर्टरी ये रही, रीनल वेन ये वाली है। कैलेक्स छोटी छोटी सी कैलेक्स जो जुड़ी हुई हैं। रीनल पैपिला, अच्छा ये पैपिला का स्ट्रक्चर याद रखना, दिस इज योर पैपिला स्ट्रक्चर। और ये पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं? रीनल पिरामिड। जो बात की हमने वही स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक बार रीड कर लो बस। द कॉर्टेक्स एक्सटैंड, जो कॉर्टेक्स है इतना स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स होता है, और आगे वाला स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? मेडुला। दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस बिलोंग्स टू मेडुला। तो यही बोला इन्होंने कि जो कॉर्टेक्स एक्सटेंड होता है बिटवीन दी रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड्स के बीच में होता है, और उसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बैटिनी। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बैटिनी। द रीनल पैल्विस कंटिन्यू होता है आउटसाइड द हिलियम। रीनल पैल्विस बाहर किसमें खुलती है? हिलियम। हिलियम मतलब जहां से सारी ट्यूब्स जुड़े हुए हैं किडनी में, ठीक है। और फिर और दूसरी तरफ से किससे जुड़ी होती है पतली ट्यूब? यूरेटर से। 2 यूरेटर्स ओपन होती हैं किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर एक होलो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया पाया जाता है। यूरेथ्रा इज अ मेम्ब्रस ट्यूब जो अराइज होती है फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर, जो नेक ऑफ द ब्लैडर से, ब्लैडर के नेक से, ये ना ब्लैडर, ब्लैडर की नेक से, गर्दन से निकलती है और कंडक्ट करती है यूरिन। कहां पर? एक्सटीरियर मतलब बॉडी से बाहर करती है, ठीक है बच्चों। चलो भाई कुछ क्वेश्चन है। द डॉटेड अपीयरेंस ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी इज ड्यू टू, जो डॉटेड अपीयरेंस हमें दिखना रहा था किसकी वजह से प्रेजेंट होता है वो डॉटेड अपीयरेंस? अपीयरेंस सॉरी बच्चों, तो वो होता है मैल्फिग्नियन बॉडी की वजह से। ये क्वेश्चन वैसे आपको अलग दे दिया है आउट ऑफ द कोर्स का। प्रॉक्सिमल कॉर्निवर्टल ट्यूब्यूल बच्चों ये भी अलग दे दिया है। वैसे बता दो इसमें आता है ब्रश क्यूबिकल, ब्रश बॉर्डर क्यूबिकल आता है इसका आंसर। सॉरी यार ये भी अलग दे दिया है, यहाँ पे आओ। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे आएंगे। अब ये नेफ्रॉन को 2 पार्ट में हम बांटते हैं। एक है ग्लोमरस स्ट्रक्चर, एक होती है रीनल ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर्स में हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर्स देखने से अच्छा है हम पहले एक काम करते हैं, अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बकवास है कोई बात नहीं, पर उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सो डायग्राम बनाएं। चलो अब हम बना रहे हैं आपका नेफ्रॉन। तो बेटा नेफ्रॉन के लिए हमें किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, किडनी का पार्ट देखना पड़ेगा, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ऊपर वाला हम लोग ले लेते हैं कॉर्टेक्स, नीचे वाला हम लोग ले लेते हैं मेडुला। किडनी का पार्ट ये एक किडनी में मैंने बता देगी कितनी नेफ्रॉन्स होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों नेफ्रॉन में सबसे पहले यहाँ पे कोई होता है, ये स्ट्रक्चर होता है कप शेप लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज योर
वुमेन्स कैप्सूल, फिर वुमेन्स कैप्सूल के बाद यहाँ से ऐसे झुंड बना हुआ निकलता है, स्ट्रक्चर पूरा ये वैसे झुंड सा निकलता है, ये दिस इज योर प्रॉक्सिमल कर्न्यूल। फिर ये लूप ऑफ हैनिल निकलती है यार ऐसे करके, बिल्कुल यू शेप्ड होती है। फिर यहाँ जाके ऐसे स्ट्रक्चर पूरा फुला हुआ सा होता है और कनेक्टेड होता है आपकी मेन कनेक्टिव डक्ट, जिसको हम कहते हैं मेन डक्ट या फिर कलेक्टिव डक्ट बच्चों। इस तरीके से दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक नेफ्रॉन जो मैंने ड्रॉ किया है बच्चों। फटाफट आइए जी, इसको लेबल भी कर लेते हैं। ठीक है, अरे यार करा भी फिर भी नहीं लिया, बताओ। ठीक है चलो, तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट और दी मेन डक्ट। ओके बच्चा, दिस इज योर लूप ऑफ हैनिल, दिस इज योर लूप ऑफ हैनिल, या हैनिले बोल सकते हैं आप इसे, हैनल्स लूप भी बोलते हैं। ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे की ओर वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, इसे बोलते हैं हम असेंडिंग लिम्ब। एंड दिस इज योर DCT, डिस्टल कॉन्युवेंटल ट्यूब्यूल। ये जो गुच्छा बन रहा है, दिस गुच्छा इज PCT and this cup shaped structure is known as Bowman's capsule. Bowman's capsule. ओके बच्चा, Bowman capsule हो गया। तो ये पार्ट है जिसमें आपका क्या है, ये ऊपर वाला रीजन, दिस रीजन इज योर कॉर्टेक्स रीजन एंड दिस रीजन इज योर मेडुला रीजन ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गन, दिस इज योर वुमेन्स कैप्सूल। पहली चीज से ही बात करते हैं जो कि क्या है बच्चों, हमारी वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल सबसे पहली बात बच्चों जी, दो उसमें बोला जाएगा कि भाई एक तो प्रॉक्सिमल है और एक वैक्सिलरी एंड है इसका। एक है प्रॉक्सिमल, एक वेंटिलरी। Proximally is the external end and it is the internal end. लेयर बोल सकते हो यार आप, प्रॉक्सिमल लेयर और एक्सटर्नल लेयर। और ये दोनों लेयर्स होती है बड़े सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। किसकी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये रहे, ये सेल्स होते हैं प्रॉक्सिमल और वेंटिलरी। और जो वेंटिलरी सेल्स होते हैं बच्चों, ये आगे जाकर मॉडिफाइड हो जाते हैं और प्रोटोडैम, अरे यार एकदम से दिमाग से निकल गया बच्चों मैम के, पोरोटेंसी फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक तरह से क्या काम करता है बच्चों, जो कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसका काम होता है क्या करना बच्चों, इसका काम होता है फिल्टरेशन करना। क्या काम करना बच्चों इसका? फिल्टरेशन करता है, छानता है ये आपके ब्लड को और सेपरेट करता है, यूरिया अलग करता है और आपका जो बाकी वेस्ट है, बाकी ब्लड है उसको अलग करता है। इसके बाद से जुड़ा हुआ होता है आपका PCT, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड इज योर PCT, इट इज योर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, काफी ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये। इस स्ट्रक्चर से हमें क्या जानना है? सबसे पहली बात कि भाई यहाँ पर होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सॉरी बच्चों, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है वो बात मैम अभी आपको बताती है। और ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉडिकल एपिथेलियम से बने होते हैं। किससे? ये ब्रश्ड बॉर्डर क्यूबॉडिकल एपिथेलियम से ये बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चा, PCT। फिर आता है अपना लूप ऑफ हैनल एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। तीसरा है अपना लूप ऑफ हैनल। अगर बच्चों जी हम लूप ऑफ हैनल की बात करें तो सबसे पहली बात मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। हेयर मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर इनका जो ये असेंडिंग पार्ट है सॉरी डिसेंडिंग पार्ट है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। इट इज परमिएबल टू वाटर, मतलब इनके पास प्रेजेंट होते हैं एक्वापोर्स होते हैं
और उन एक्वा पोर से जितना भी पानी इसके अंदर आता है वो यहाँ से बाहर चला जाता है। क्या बाहर जाता है? पानी, वाटर। एंड दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट, सॉल्ट को बाहर नहीं जाने देती। वहीं अगर आप इधर आओ तो काम उल्टा है। दिस इज permeable to salt and impermeable to water, impermeable to water। मतलब यहां से जो बाहर आएंगे वो आएंगे सॉल्ट। तो बच्चों ये क्या करता है, शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यार पानी और सॉल्ट की मात्रा बना रहता है। तभी हम लोग कहते हैं कि लूप ऑफ हैंडले का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। क्या करना? ऑस्मो रेगुलेशन। और ये करना जरूरी है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि बिना ऑस्मो रेगुलेशन से कोई काम नहीं हो सकता। तो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है, लूप ऑफ हैंडले। फिर आती है अपनी डीसीटी। क्या आती है अपनी? डीसीटी, डिस्टिलेटेड कार्निवेंटल ट्यूब्यूल। दिस इज डीसीटी। अब ये क्या करती है? तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात ये फैसिलेटेड, फैसिलेटेड या फिर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाती है। ये क्या करवाती है बच्चों जी? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलेटेड और डिस्टिल्ड, सॉरी, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। मतलब जरूरत है तो यार करो, वरना भाड़ में जाओ, छोड़ो चक्कर। एंड मेन डक्ट में सिर्फ और सिर्फ यूरिन स्टोर होता है और कुछ नहीं है, जो कि आगे यूरेट्रा से कनेक्ट होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में। अब हम इसमें इनकी ब्लड वेसल्स बना लेते हैं, जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। सो बच्चों यहाँ पर होती है दो ट्यूब, एक होती है मोटी और एक होती है पतली, और ये गुच्छा होता है यहाँ पे बहुत सारी। दैट गुच्छा इज नोन एज ग्लोमरस। तो बेटा हमने देखा था ना कि नेफ्रॉन दो पार्ट में डिवाइड है, ग्लोमरस पार्ट एंड द रीनल पार्ट। जो मैंने पढ़ा भी वो सारा रीनल पार्ट था। अब हम ग्लोमरस पार्ट पढ़ रहे हैं। ये जो मोटी वाली है इसे हम बोलते हैं एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल, एंड दिस इज इफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। एफेरेंट मोटी है क्योंकि इसका डायामीटर ज्यादा है और इसका डायामीटर कम है। फिर हम बात करेंगे, इस तरीके से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर पूरी इसमें ये बहुत सारी ट्यूब्स में ऐसे गुच्छों में डिवाइड हो जाती है ये इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं प्रो कंडीशनल या फिर प्रो मेडुलरी कैपिलरीज। इसे हम क्या कहते हैं? प्रो मेडुलरी कैपिलरीज। प्रॉक्सिमल कार्निवल ट्यूब्यूल के चारों तरफ इसको घेर के रखती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ये यहाँ पे पूरा परफेक्टली इसको ऐसे यू शेप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम कहते हैं वैसा रैक्टा। क्या बोलते हैं हम इसे? वैसा रैक्टा। दिस इज वैसा रैक्टा। इस तरीके से ये कंप्लीटेड होता है। अब ये एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल का डायमीटर यार ज्यादा है और ये क्या करती है भाई? ब्लड लेकर आती है जिसमें बहुत सारा यूरिया भरा हुआ है, लाके देती है वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल छान के अंदर पहुंचा देती है। पर इसका मोटा डायमीटर है तो ज्यादा ब्लड लगेगा यार, प्रेशर बढ़ेगा। तो उसी प्रेशर की वजह से और यहाँ पे जा रहा है धीरे 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 सरक रहा है, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अंदर एंटर कर जाते हैं और इनको दोबारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तभी तो पूरी ये कॉइल्ड है इसके ऊपर। और दोबारा एब्जॉर्प्शन जो होता है उसी को हम कहते हैं री एब्जॉर्प्शन। और री एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है? प्रॉक्सिमल कार्निवल। मतलब कि जब हमारा जो वेस्ट मटेरियल प्लस जो इंपॉर्टेंट चीजें चले गई, क्या क्या चली जाती है इंपॉर्टेंट चीजें? इसमें ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स चले जाते हैं, यूरिया है, सॉल्ट है, वाटर भी है। तो जो इतना भी जरूरी है उसका रीअब्सॉर्ब हो जाता है जब ये पीसीटी में ट्रैवल कर रहा होता है ब्लड की ट्यूब्स में। कौन से ट्यूब है ये? इफेरेंट। एफेरेंट तो ये होती है, ये पूरी इफेरेंट का कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। दिस इज दी ऑल अबाउट दी नेफ्रॉन। चलिए अब हम लोग एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि क्या था हमारा नेफ्रॉन के बारे में।
दो पार्ट में है। ग्लोमरस जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हमने देखा था आई थी, बुमेंस कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉर्निवेटर ट्यूब्यूल जो डिवाइड हो गई थी। रीनल ट्यूब्यूल में लूप ऑफ हैनेले आता है, दो होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब। डिस्टल ट्यूब्यूल आती है जिसमें डिस्टल कॉर्निवेटर ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी आता है यार। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आती है और कलेक्टिंग डक्ट आती है। चलिए तो हम देख चुके हैं। फिर ग्लोमरस के बारे में बताया कि ग्लोमरस क्या है, कैपिलरी का टफ्ट या कैपिलरी का गुच्छा है ये जो फॉर्म होता है एफेरेंट एरिटियोल मतलब एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा बहुत सारे ब्रांच में। फिर ब्लड फ्रॉम ग्लोमरस इज कैरिड बाय द एफेरेंट एरिटियोल और छन छन के ये ब्लड लाता है एफेरेंट, ये ला रहा है ब्लड और छन छन के कौन लेके जा रहा है, ईफेरेंट। ईफेरेंट ऐसे लेके जाती है वापस। फिर रीनल ट्यूब्यूल, मैमेलियन रीनल ट्यूब्यूल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो प्रोक्सिमल हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल है तीन पार्ट में है, पीसीटी प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, डिस्टल डीसीटी, लूप ऑफ हैनेले। प्रोक्सिमल ये क्लोज है, प्रोक्सिमल एंड है इसका, ये एक्सपैंडेड है, बहुत ज्यादा कर्व है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बुमेंस कैप्सूल। बुमेंस कैप्सूल में इसकी ओपनिंग होती है ना कप लाइक स्ट्रक्चर। मेरा पूरा हम पीसीटी बनाते थे, पीसीटी में आगे हमें कैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये कुछ इस तरीके का कप लाइक स्ट्रक्चर। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज योर बुमेंस कैप्सूल। देखो ये आपको ग्लोमरस दिखाया था, गुच्छा देखो, ये ईफेरेंट, ये एफेरेंट और ये आपको बुमेन कैप्सूल के देखो तीन पार्ट दिखाए हैं। दिस इज द आउटर वॉल, दिस इज द इनर वॉल एंड दिस इज द ल्यूमेन। और ये किसी की बनी हुई है, ये मैम ने बताया था कि ये बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल कॉर्निवेटर ट्यूब्यूल देखो ये जो आगे पीसीटी जिसे हम कहते हैं। तो ग्लोमरस एक लोकेटेड है होलो बुमेंस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। बुमेंस कैप्सूल के साथ ग्लोमरस होना क्या कहलाता है, मैलिफिगेंट कैप्सूल या रीनल कॉप्स्यूल ये कहलाता है। यही क्वेश्चन से पीछे पूछ लिया था। द ल्यूमन ऑफ द कैप्सूल इज कंटिन्यूअस विद द नैरो ल्यूमन ऑफ द एंटर ट्यूब्यूल। ये ल्यूमन ऐसे कंटिन्यूअस रहता है, देखो ना ये ल्यूमन, ये ऐसे आगे पूरा कंटिन्यूअस रहता है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू, जो ट्यूब्यूल्स होती है वो कंटिन्यू होती है। हाईली कॉन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बहुत कॉन्वुलेटेड है, जिसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉडिकल एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं इसके ल्यूमन में, ताकि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो सके बच्चों। बिल्कुल। देन द लूप ऑफ हैनेले, हैनेले का लूप है ये, हैनेले का लूप है, क्या कहता है ये हैनेले का लूप, सो लूप ऑफ हैनेले, लूप ऑफ हैनेले क्या बताता है भाई, इट इज अराइजेस फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉर्निवेटल ट्यूब्यूल। भाई वहीं से खत्म होता है ना, जहाँ पे प्रॉक्सिमल पूरा खत्म हो जाता है तभी तो लूप ऑफ हैनेले बनता है इस तरीके से। एंड एट दिस डिस्टल, और फिर यहाँ पे आगे आगे और कंफ्यूज और ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं डीसीटी। मैम डबलिंग नहीं कर रही यार मैं। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिसेंडिंग लिम्फ होती है मेडुला से और असेंडिंग लिम्फ होती है जो कि दोबारा कॉर्टेक्स में जाकर मिलती है। ये नीचे मेडुला में, फिर दोबारा ऊपर कहाँ पर जाती है वो कॉर्टेक्स में। स्ट्रक्चर देख लो यार, जो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये रहा। पहला क्या है लूप, ये आपका मेडुला में और ऊपर चला गया किसके अंदर, आपका कॉर्टेक्स में। दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेडुला, वही तो बता रहे हैं। देखो ये डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल, बेटा पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है मैंने, इसमें से पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ से बनाओ चाहे वहाँ से बनाओ। ये रही पहली ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स, सब हम लोग कर चुके हैं। ओके चलिए, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने देख लिया कि ये कंटिन्यू होती है, शॉर्ट स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है जो कि जॉइंट होती है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एक डक्ट बनाई थी हम लोगों ने इस तरह की, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, ये रही, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जो कि जुड़ी रहती है बच्चों, ईच कलेक्टिंग डक्ट। यार अब एक थोड़ी ना होगी यार, बहुत सारी होंगी। और हाँ, एक हर नेफ्रॉन की जरूरत नहीं कि एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है, अपनी कॉमन होती है। हो सकता है यहाँ से कोई दूसरी नेफ्रॉन जुड़ रही हो, यहाँ से कोई दूसरी नेफ्रॉन जुड़ रही हो, यहाँ से कोई दूसरी नेफ्रॉन जुड़ रही हो। ऐसा भी होता है कि एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी नेफ्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है, ऐसा भी होता है बच्चों। अरे ओके सॉरी, नाम भूल जाती है यार कभी कभी तो। चलो हाँ, तो ईच कलेक्टिंग डक्ट, जो सारी की सारी डक्ट हैं वो रिसीव करती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अ नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स।
बहुत सारी नेफ्रॉन जुड़ी रहती है, उनसे सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा, जैसे कि आप लोग करते हो यार। मैनी कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं कब? रीनल पिरामिड के थ्रू, और क्या बनाती हैं? रीनल पेल्विस, बात की थी, थ्रू दी ओपनिंग रीनल पैपिले एट द टिप ऑफ द पिरामिड, पिरामिड के टिप्स पे। These are of two type, nephron based on the position। अब भाई नेफ्रॉन हमारी किडनी में अलग अलग पोजीशन पे यार, दो पोजीशन हिसाब से हमने नेफ्रॉन्स को डिवाइड किया है। कौन कौन सी? तो बच्चों एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक है कॉर्टिनल नेफ्रॉन। मेडुलरी मतलब जो मेडुला में पाई जा रही है यार, कॉर्टिनल जो कॉर्टेक्स में पाई जा रही है। दे आर ग्लैमरुलस, इनके जो ग्लैमरुलस है वो प्लेस्ड है क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स के मार्जिन की तरफ है। ये इनका जो ग्लोमरुली है वो प्रेजेंट है आउटर कॉर्टेक्स की तरफ, मतलब ये मेडुला में है, बस थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स से रिलेशन रख रही है। ये पक्का कॉर्टेक्स में है इसकी। इनमें लॉन्ग लूप ऑफ हैनले है भाई, अगर लंबा लूप ऑफ हैनले है मतलब जो पानी और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पर ज्यादा होगा। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों कम होगा। द हैनल्स लूप, इनका जो हैनल लूप है आर फाउंड डीपर इन द मेडुला, मेडुलास में बहुत अंदर तक होता है। इनका शॉर्ट डिस्टेंस होता है, कम है तो कम होगा भाई। फिर वैसा रैक्टा प्रेजेंट है, वही जो ब्लड कैपिलरी है जो कि क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन करवाती है। यहाँ पर वैसा रेप्टा है तो एब्सेंट है या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत लो है या फिर है ही नहीं। फिर दे आर लेस कॉमन, मतलब कम मिलती हैं। सिर्फ 15% ऑफ द नेफ्रॉन ऐसी होती है और 85% ऑफ द नेफ्रॉन होती हैं कॉर्टिनल नेफ्रॉन, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कम होती हैं बच्चों को। फिर आता है यूरिन फॉर्मेशन, कि भाई अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ा यार किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि दिखने में किडनी कैसी होती है यार, किडनी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है यार वो कैसी है, वो भी हमने देख लिया। अब काम क्या है? काम तो असली नेफ्रॉन का यूरिन फॉर्मेशन करना है ना, तो वो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज अब हमें यहां से समझनी है, तो करें शुरुआत। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर प्रोसेस होते हैं यार। एक है ग्लोमरस फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसको यार बड़ी भयानक राइटिंग आ रही है आजकल मैम की, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे प्रोटीन फ्री फ्लूइड जो है भाई, जो उसमें प्रोटीन नहीं है, छोटे छोटे से अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, वो फिल्टर होता है ब्लड ऑफ द ग्लोमरस कैपिलरी से। मतलब वुमेन कैप्सूल का जो ल्यूमन है, ये वुमेन कैप्सूल का जो ये ल्यूमन है बेटा, इसके अंदर जो छोटे मोटे प्रोटीन्स है वो फिल्टर होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोटीन्स है वो तो फिल्टर हो जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं, पर जो छोटे छोटे हैं वो नहीं हो पाते हैं अलग। ठीक है, अबाउट 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी, इतना करती है। और अगर हम डेली की बात करें ना तो बेटा 150 से 180 लीटर ऑफ फिल्टरेशन होता है हमारे किडनी के अंदर, जिसमें से हम लोग सिर्फ 1 to 1.5 लीटर जो है एज अ यूरिन इसको एक्सक्रीट करते हैं। बाकी सारा का सारा बच्चों हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सारा का सारा हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। द फिल्ट्रेशन इज कॉज्ड बाय द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर से होता है। जो आपने देखा था ना प्रेशर बन रहा था क्योंकि एफेरेंट मोटी थी, क्योंकि एफेरेंट क्या थी बच्चों, ऐसे मोटी मोटी थी, ईफेरेंट क्या थी, पतली पतली थी, इसलिए प्रेशर बन रहा था। और इसी प्रेशर से क्या होता है बच्चों, फिल्टर करने के लिए प्रेशर चाहिए, तो फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर इनका डायमीटर डिफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। फिर फिल्ट्रेशन जो है वो 3 लेयर्स में होता है, जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिनको कहते हैं। एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमरुलस कैपिलरी, ये मान लीजिए कि हमने कोई ग्लोमरस कैपिलरी बनाई है, आउटर लेयर इज एंडोथीलियम, अंदर वाली एपिथीलियम, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स। 2 लेयर्स होती है भाई इस तरीके से,
2 लेयर्स मान लीजिए, ये रही, ऊपर वाली एंडोथीलियम, अंदर वाली एपिथीलियम, इनके बीच में जो पाई जा रही है दैट इज योर बेसमेंट लेयर, दैट इज बेसमेंट लेयर, वो बेसमेंट लेयर है, ठीक है भाई, बेसमेंट, बेस बनाने वाली, बिल्कुल। तो एंडोथीलियम ग्लोमरस कैपिलरीज की बनी हुई है यार, और एपिथीलियम वुमेन कैप्सूल है अपना, बेसमेंट लेयर जो इन दोनों के बीच में पाई जा रही है। द एपिथेलियल सेल यार, एपिथेलियल सेल जिनको हम पोडोसाइट कहा था, जो कि वैक्सिलरी एंड की तरफ, इंटरनल एंड की तरफ मॉडिफाइड हुए थे वुमेन्स कैप्सूल में। ये अरेंज होते हैं एक मैनर में, जिससे क्या बनाते हैं, ये फिल्ट्रेशन स्लिट से अपने, यार बचपन में सुना पानी फिल्टर करने के लिए यार मटके लगाते थे बहुत सारे, ऊपर पत्थर क्लियर हो रहे हैं, फिर नीचे अलग चीज क्लियर हो रही है, सैंड स्लिट हो रही है, फिर कुछ और क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे ब्लड में होता है, ऐसे ही अरेंज होते हैं लेयर्स में काफी सारी में, कि भाई ये मोटे मोटे प्रोड्यूस करेगा, ये थोड़े और छोटे को करेगा, ये और छोटे, और ये सबसे छोटे छोटे को फिल्टर करेगा, यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा, सारा का सारा फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्टर करने वाला है। The blood is filtered so finely that is the composition of the filtrate is very similar to the plasma. ये प्लाज्मा जैसे से ही होते हैं, except for the plasma protein. प्लाज्मा प्रोटीन थोड़े से अलग दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है जी। फिर जो ग्लोमरस फिल्ट्रेशन होता है वो कितना करता है भाई, 125 ml या 180 लीटर एक दिन में, 1 मिनट में 125 ml करता है। किडनी जो है वो बिल्ड करती है मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमरस फिल्ट्रेशन रेट, हमारी बॉडी में रेट बना करते हैं जिसको हम GFR कहते हैं। एक है जक्स्टा ग्लोमरस एपरेटस, ये स्पेशलाइज सेलुलर एपरेटस है जो कि हमारी डिस्टल कॉर्निवेटर ट्यूब्यूल के पास लगा हुआ होता है वुमेन कैप्सूल के पास, ताकि वो ए फेरेंट और ई फेरेंट की ओपनिंग समय समय पे खोल सके और समय समय पे बंद कर सके। यार ए फेरेंट ला रहे तो 2 मिनट के लिए ई फेरेंट को बंद करना पड़ेगा, फिर जब ई फेरेंट लेके जा रहे तो ए फेरेंट को बंद करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को एक रेगुलेट करता है। फिर आप फॉल इन GFR, मान लो अगर आपका ग्लोमरस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए तो सेल ऑफ द GJA, जक्स्टा ग्लोमरल एपरेटस के जो सेल्स है वो रेनिन रिलीज करते हैं, फ्लूइड, जो कि सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाता है, बहुत सारी रिएक्शन करवाएगा, जिससे आपका GFR दोबारा किस पोजीशन पे आ जाए यार, नॉर्मल हो जाए। कम होगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा यार, और जिनका ये रिलीज नहीं होता उनकी किडनी में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन, और आपको पता है 90% से भी ज्यादा हमारी बॉडी में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ज्यादा तो हमारी बॉडी में क्या होता है भाई, ज्यादा तो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है यार। हमने बात की कि 180 लीटर बन रहा है, 180 लीटर पर डे बन रहा है, जिसमें से हम सिर्फ मान लो 2 लीटर ज़्यादा ले लिया, चलो हमने एवरेज तो 1.5 to 1 बताया, या ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, मान लो मैंने ज़्यादा पानी पी लिया तो ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, 2 लीटर हो रहा है यार, तो बाकी जो बचा वो सारा रीएब्जॉर्ब हो गया ना यार, 178। तो नियरली 90% ऑफ द फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, जो एपिथेलियल सेल्स है। फिर सर्टेन सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, लाइक सम अमीनो एसिड्स, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये रीएब्जॉर्ब करने पड़ते हैं एक्टिवली। मतलब एक्टिवली का मतलब हो जाएगा बेटा बाय यूजिंग ATP, मतलब ATP का यूज करना पड़ता है हमें इस प्रोसेस के लिए। फिर वाटर तो पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है, पैसिवली, कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, वो डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप में। फिर सब्सटेंस लाइक क्लोराइड आयन, ये रीएब्जॉर्ब होते हैं पैसिवली। आपने इसके लिए पढ़ा होगा सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट मैकेनिज्म, हम लोगों ने प्लांट वाले में पढ़ा था कुछ इसी टाइप का मैकेनिज्म, चलो वो छोड़ो। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन और वाटर, क्लोराइड आयन हो या वाटर हो तो इनका तो हो जाएगा बेटा पैसिवली एब्जॉर्प्शन, वहीं बाकी चीज़ों का कैसा होता है, एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन, अब भाई कुछ ट्यूब्स में भी सिक्रेशन होता है, कैसा भाई ये देखते हैं, अब समझते हैं। इट इज प्रोसेस्ड जिसमें कुछ सब्सटेंस लाइक सम आयन, जैसे कि पोटेशियम आयन और अमोनिया विच इज अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है अमोनिया, एंड डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ल्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन, डायरेक्टली ल्यूमन में निकल जाता है भाई ये। तो अब भाई डायरेक्टली निकल गया तो स्टेप इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है आपके बॉडी में आयनिक बैलेंस बनाने के लिए, पीएच बनाने के लिए, जिसको हम कह देते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। किसके लिए,
ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो ये हो जाता है और ये ऑस्मो रेगुलेशन करना ज़रूरी है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी है हर ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो क्या करे, ऑस्मो रेगुलेशन करे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन में, क्योंकि मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस। अब ये आयनिक बैलेंस कैसे मैम, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें, मान लो आज भाई हमने कुछ खट्टा खट्टा खा लिया यार, है ना, खट्टा खट्टा खा लिया। आज हमने 100 चीज़ें खा ली यार, खट्टी 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 खा ली, तो यार एसिडिक पीएच बनेगी अपनी। कैसी पीएच बनेगी यार, एसिडिक पीएच बनेगी। मतलब अपना जो यूरिन होगा यार उसमें एसिडिक होगा। अब जब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब अगर उस दौरान आपके ब्लड की अगर पीएच चेंज हो जाए तो यार कल्याण हो जाना है हमारा। तो भाई अगर हमारे ब्लड की पीएच गलती से भी चेंज हो गई तो भाई हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हमारी तो बैंड बच जाएगी। तो उस केस के लिए बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी में कि आप चाहे खट्टा खाओ, चाहे बहुत ज़्यादा कड़वा आपने खाया, बेसिक पीएच बन जाए। तो बेटा ये सब जितना भी एक्स्ट्रा होता है ना, ये सब हमारी किडनी फ्लश आउट कर देती है, पहले ही उसको बाहर निकाल देती है, ब्लड तक पहुंचने ही नहीं देती है, ताकि ब्लड की पीएच जो है वो क्या हो सके, मेंटेन रह सके। ठीक है बच्चों, ब्लड की पीएच क्या रह सके बच्चों, मेंटेन रह सके, और ये ज़रूरी है करानी। अगर ये मेंटेन नहीं हुई तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, कहाँ गया इसे, ठीक है। फिर मैलिग्नेंट कैप्सूल हमने पढ़ा था, इसे कैसे कहते हैं भाई, उन दोनों को जोड़ दो तो मैलिग्नेंट कैप्सूल जुड़ जाती है, पीसीटी एंड वुमेन्स कैप्सूल। फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जो अकर होता है ग्लोमरस में एंड द ल्यूमन ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल में। फिर प्रोक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, ये 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को क्या करवाती है, रीएब्जॉर्ब करते हुए। तो मामले का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी किस चीज में हेल्प करता है, मेंटेन करने में पीएच, आपके ब्लड की आयनिक बैलेंस बना के रखता है, सिलेक्टिवली सिक्रीशन करता रहता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटेशियम आयन का, फिल्ट्रेट में क्या एब्जॉर्ब करके, बाइकार्बोनेट। तो कि बाहर से आपने अगर मान लो भाई बेसिक चीजें खा ली तो बाइकार्बोनेट ज्यादा पाया जाएगा, तो ये बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके H+ को रिलीज करेगा अगर एसिडिक ज्यादा है, और बेसिक ज्यादा है तो H+ को अपने पास रखेगा, बाइकार्बोनेट को रिलीज करेगा, ताकि ब्लड की पीएच उतनी ही बनी रहे जितनी होनी चाहिए और ऑस्मो रेगुलेशन रह सके। फिर हैनल्स लूप मैंने आपको बता दिया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्मो रेगुलेटरी के लिए, ऑस्मोसिस बनाए रखने के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि सॉल्ट के लिए। ये हाइपरटोनिक कंडीशन है भाई, देख सॉल्ट बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है। ये हाइपरटोनिक है क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। तो वही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं दे रखा यार। यहाँ पर ये डायग्राम दिखा दिया गया है आपको, देखो ये रहा लूप ऑफ हैनले का, कि यहाँ से बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट K+ बाहर निकलता है, H+ को एब्जॉर्ब करता है, अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है ये, ताकि पीएच बनी रहे। फिर लूप ऑफ हैनले में पानी बाहर जाता है, यहाँ से सॉल्ट्स बाहर जाते हैं। फिर DCT में भी यही काम चल रहा होता है, दिस इज योर DCT एंड दिस इज योर कलेक्टिंग ट्यूब। ये कलेक्टिंग ट्यूब होती है, ठीक है। अलग अलग रीजन का यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या रोल है ये आपको पूरे इस डायग्राम पे समझाया गया। अच्छा इसमें देखो एक चीज़ और, ये मान लो पानी की कमी हो जाए यार, या सॉल्ट कम है आपकी बॉडी में, तो बेटा क्या होता है कि जितना भी सॉल्ट इसके अंदर आया है वो यहाँ से दोबारा वापस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, और वाटर यहाँ से पास आउट हो जाता है। एक्स्ट्रा या कम, वही सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन है यार, ये कंडीशंस पे होता है। फिर डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, DCT जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होता है यार Na+ का और वाटर का। ये DCT ऑल्सो एब्जॉर्ब करता है कार्बोनेट आयन और अमोनिया रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है, पोटेशियम रिलीज करता है फिल्ट्रेट में। ये भी पीएच बना के रखता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस बनाकर रखता है आपके ब्लड में। फिर कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है इस रीजन में। ये सेगमेंट अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटेस्टाइनियम, ताकि भाई सॉल्ट बैलेंस बना रहे। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीएच और आयनिक बैलेंस हमारी बॉडी में बना के। जो हमने जो पढ़ा है भाई वही सारा का सारा पीएच बैलेंस और मेडुलरी बैलेंस यहाँ पर ये
बना के रखती है ना बेटा। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा कंटेंट है कि भाई किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गन क्या करता है, कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये सारे पार्ट्स है बेटा जो हमने यहाँ पर इसको देखा। इट इज क्लियर? क्लियर है सभी बच्चों को? ओके बच्चों, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया भाई, हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन तक देख लिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इज द मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। यार कि अब जो हम लोग यूरिन पास करते हैं, जो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है बच्चों, वो कितना कंसंट्रेटेड है यार, वो कैसे पता लगेगा। मान लो यार आज मैंने ना कम पानी पिया, अगर मैंने कम पानी पिया इसका मतलब मेरी बॉडी में लेस वाटर है यार, पानी कम है यार मेरी में। हेरो भाई चलो, पानी कम होता है बच्चों तो यार हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती, क्योंकि हमसे क्या कहते हैं भाई कि सर्दी हो या गर्मी हो, कैसा मौसम हो, क्या करना है हमें पीना होता है भाई भरपूर पानी। भरपूर पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपनी बॉडी को बच्चों हमेशा रखना होता है हाइड्रेटेड। हमें हमेशा अपनी बॉडी को क्या रखना होता है बच्चों, हाइड्रेटेड। पर अगर कम पानी पिया यार तो पानी की कमी होगी। अब पानी की कमी होगी तो क्या करेगा हमारा शरीर, तो भाई हमारा शरीर है बहुत इंटेलिजेंट, मतलब हम तो गधे हैं उसके सामने, बहुत इंटेलिजेंट है यार हमारा शरीर। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो यूरिन है भाई, जो हमारा यूरिन है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें से मैक्सिमम जितना कर सकता है यार, मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, इसमें से मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन। और पानी का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, इसका मतलब आपका जो यूरिन बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, कंसंट्रेटेड, मोर येलोइश इन नेचर, बिकॉज आपकी शरीर में क्या थी यार, पानी की कमी थी। वही बहुत सारा पानी पिया है तो क्यों रीअब्जॉर्प्शन करेंगे हम पानी का, फिर तो कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली काम करेगी। और बच्चों हमने पढ़ा है, we have to study that there are two type of nephrons are present, juxtamedullary and juxtamedullary and the cortical nephron। और बेटा जब हमें यूरिन को कंसंट्रेटेड बनता है, मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसके लिए हमें juxtamedullary nephron की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका लूप ऑफ हैनले लंबा होता है। दिस वी हैव टू स्टडी, ठीक है बच्चा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, juxtamedullary nephron, ठीक है, जिनका लूप ऑफ हैनले ज्यादा होता है। वहीं कॉर्टेक्स वाली जो होती है उसका लूप ऑफ हैनले छोटा होता है, वहां वो तब होगा जब हम लोग बहुत सारा पानी पीते तब वो काम करते हैं। तो ये होता है कंसंट्रेशन। अब बेटा इसी को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रोसेस समझना है, दैट इज योर काउंटर करंट मैकेनिज्म। छोटा सा काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक बार यहाँ पे देखो समझ लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द ब्लैंक स्लाइड। द लूप ऑफ हैनले एंड द वैसा रैक्टा, दो आपकी इफेरेंट की जो आपकी कॉइल लेयर्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेटिंग द फिल्टरेट। यार हम यूरिन क्यों नहीं बोल रहे, फिल्टरेट क्यों बोल रहे, बेटा जब तक कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जाता ना हम उसे यूरिन नहीं बोलेंगे, हम फिल्टरेट बोलेंगे। द कंस्टिट्यूटिव मैकेनिज्म कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। द फ्लो फिल्टरेट इन टू लिम्स ऑफ द हैनले इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म अ करंट, काउंटर करंट सिस्टम, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चलो करते हैं स्टडी। सो वी हैव टू यूज आर ब्लैंक स्लाइड। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म बच्चों। तो क्या जानते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, तो अभी हमने पीछे एक लाइन पढ़ी, बड़ी खूबसूरत लाइन थी यार, ठीक है। क्या खूबसूरती थी उस लाइन की, कि वो लाइन ये कहती है यार कि जो काउंटर है ना, इसका मतलब होता है यार अपोजिट, और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो अगर कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो क्या कहलाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इज सीन इन द लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले में देखना है को मिलता है। तो मैम आपका लूप ऑफ हैनले ड्रॉ कर रही है यार, चलिए लूप ऑफ हैनले ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, नॉर्मल सा ड्रॉ कर रहे हैं हम। अरे यार इतना
इतना गंदा गंदा, बताओ, कभी कभी तो इतने गंदे गंदे चित्र बनते हैं हमसे, बहुत ही बुरे। ये क्या हुआ? वाह, क्या हम इसको क्रॉस करेंगे? दिस इज योर लूप ऑफ हैनले, दिस इज योर लूप ऑफ हैनले बनाया भाई बच्चों मैम ने। दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, तो मैं इसको ALOH लिख रही हूँ, एंड दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, DLOH। और आपको पता है यहाँ पर होती है वैसा रेक्टा, सो दिस इज दी वैसा रेक्टा, दिस इज दी वैसा रेक्टा। ठीक है बच्चा, वैसा रेक्टा बनाइए मैम ने ये। ओके, इसमें भी देखो दो पार्ट होते हैं बच्चों, बस ये उल्टा होता है। देखो ये अगर इसका डिसेंडिंग पार्ट, ये हमारे लूप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग लोब होता है, डिसेंडिंग पार्ट होता है बच्चों ये, और ये असेंडिंग पार्ट होता है हमारे लूप ऑफ हैनले का। तो बेटा वैसा रेक्टा में ना ये चीज उल्टी होती है। वैसा रेक्टा में ये वाला डिसेंडिंग पार्ट होगा, दिस इज द डिसेंडिंग वैसा रेक्टा, DVR, और ये होगा असेंडिंग, दिस इज द असेंडिंग वैसा रेक्टा। तभी तो बोला अपोजिट फ्लो। अब देखो इसका फ्लो नीचे, इसका ऊपर है, दोनों क्या बना रहे हैं एक दूसरे के लिए? अपोजिट फ्लो, वैसा रेक्टा। या आप सिंपली इसकी लूप ऑफ हैनले को देख लो यार, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अपोजिट फ्लो चल रहा है। वैसा रेक्टा का देख लो यार, इसका और इसका अपोजिट फ्लो चल रहा है। तो इसी अपोजिट फ्लो को बच्चों हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब होता कैसे है? तो बच्चों एक छोटी सी बात है यार, कि सबसे पहली बात, जो लूप ऑफ हैनले हमने बनाया है, लूप ऑफ हैनले का मेजर हिस्सा आपको पता है बच्चों कहाँ पर पाया जाता है? मेडुला में। हमारे नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर इसमें PCT वगैरह भी है, वो मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं बच्चों। ऊपर वाला एरिया कॉर्टेक्स है, नीचे वाला एरिया बच्चों मेडुला है। तो जब मेडुला के अंदर अगर हम बात करें, अब देखो ये अपोजिट फ्लो भी कैसे है, तो यहाँ पर ना ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। आप कहोगे मैम कैसे? तो बच्चों यहाँ पर ना कंसंट्रेशन होती है 300 ऑस्मो पर ग्राम पर ml या पर लीटर। यहाँ की कंसंट्रेशन होती है, ब्लड जैसे हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन होती है ना, हमारे ब्लड में जो कंसंट्रेशन रहती है बेटा वो रहती है 300 ऑस्मो पर लीटर, मिली ऑस्मो पर लीटर, ये कंसंट्रेशन रहती है। और कॉर्टेक्स की कंसंट्रेशन लगभग यही रहती है, कितनी? 300 मिली ऑस्मो पर लीटर। वहीं मेडुला की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों वो ज्यादा होती है, वो होती है कुछ 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा ये जो है ना आपका मेडुला रीजन, इसमें पूरे में एक फ्लूइड भरा हुआ है। पूरे में क्या है? एक यहाँ पर एक फ्लूइड फिल है, पूरे इसमें फ्लूइड फिल होता है। दिस फ्लूइड इज नोन एज इंटरस्टीलियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियम भी हम इसे बोल देते हैं। और इसी फ्लूइड की वजह से यहाँ की कंसंट्रेशन क्या बन जाती है बेटा? 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर, ये कंसंट्रेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मली और कुछ नहीं होना भाई, ब्लड ही आना है और कुछ नहीं होना। जब बच्चों आपका ब्लड, जब बच्चों आपका जो भी फिल्ट्रेट है या जब वो यहाँ एंटर करता है तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कुछ 300 के आसपास अप्रॉक्स में होता है। और एक बात आपको याद होनी चाहिए, हमारे बच्चों को हमने पढ़ा है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के पास यहाँ पर ये वाटर का परमिएबल होता है, इट इज परमिएबल टू वेटो एंड इम्परमिएबल टू सॉल्ट। इसका मतलब ये लूप ऑफ हैनले क्या करेगा बच्चों? ये लूप ऑफ हैनले यहाँ से बाहर क्या रिलीज करेगा? यहाँ से रिलीज करेगा ये वाटर। मैं अंदर की तरफ दिखा रही हूँ, क्या रिलीज करेगा? यहाँ से बाहर की ओर वाटर, एक लगातार वाटर को बाहर रिलीज करेगा क्योंकि ये परमिएबल टू वाटर होता है। अब बच्चों ठीक है भाई, और ये वाला जो होता है इसका अपोजिट होता है, ये पानी को नहीं, ये सॉल्ट को रिमूव करवाता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट को बाहर दे रहा है, ये रहा सॉल्ट्स को बाहर रिलीज कर रहा है। कौन सा सॉल्ट? Na+।
या सोडियम क्लोराइड Na+ लिख दिया मैम ने, ठीक है, ये सॉल्ट रिलीज कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पर इसके अंदर अभी इसमें जब यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया होगा तो ये हाई कंसनट्रेटेड बन गया होगा भाई, इसकी कुछ कंसंट्रेशन हो गई होगी, यहाँ पर जो सब्सटेंस है जो फिल्ट्रेट है इसकी कुछ अपनी कंसंट्रेशन होगी। तो बेटा जी इसकी कंसंट्रेशन हमेशा इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मेडुला की कंसंट्रेशन के इक्वल। अगर मान लो मेडुला की कंसंट्रेशन यहाँ पे 600 है तो इसकी कंसंट्रेशन भी बच्चा 600 है, और ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कुछ 1200 के आसपास। इसका मतलब ये जो यू शेप होती है, जो ये बॉटम पार्ट है, यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है यार, यहाँ पर मैक्सिमम क्या होती है बच्चों जी, कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन बच्चों हमको यहां पर देखने को मिलती है। चलिए ठीक है मैम, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई, आगे बोलिए। अब आगे बात बच्चों ये है कि ये वाला वाटर रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड एरिया बन रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइपरटोनिक होता है, दिस वी हैव टू स्टडी। ये वाला कैसा होता है बच्चों, हाइपरटोनिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कंसंट्रेटेड सब्सटेंस रेदर देन वाटर। बच्चों यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर है कंसंट्रेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट। वही यहां से सॉल्ट बाहर निकला है तो पानी ज्यादा है यहाँ पर, सो दिस एरिया इज हाइपोटोनिक एरिया, दिस इज हाइपोटोनिक एरिया एंड दिस इज द हाइपरटोनिक एरिया। ठीक है बच्चा, ठीक है मैम, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वही होगा जो हम कराएंगे, नहीं हम नहीं, जो ये कराएगा। करो क्या होगा, तो यार इस वाली नेफ्रॉन ने बाहर पानी लिया, अभी वैसा रेक्टा सोचता है यार ये पानी बाहर जा रहा है, वो सोचता है, उसके मन में लालच आता है, क्यों ना मैं ले लूं, तो वैसा रेक्टा ले लेता है। वो कहेगा चल ठीक है यार तू पानी दे रहा है, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं ले लेता हूँ, चल ठीक है। तो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी, वाटर। अब वैसा रेक्टा सोचता है यार मैंने पानी ले लिया, मैंने पानी ले लिया, अब यार मैंने अगर बाहर से पानी ले लिया तो बाहर की तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अब उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है तो बदले में उल्टी चीज रिलीज करेगा यार। पानी एब्जॉर्ब किया है, क्या किया है, पानी एब्जॉर्ब किया है, तो क्या रिलीज करेगा बाहर, सॉल्ट, Na+ या NaCl आप लिख सकते हो। तो वैसा रेक्टा एब्जॉर्ब करता है वो जो आपकी लूप ऑफ हैनले निकालती है और एब्जॉर्ब और देता है बाहर उसका अपोजिट मटेरियल। सिमिलरली अब इसने बाहर सोडियम निकाला, इसने बोला ठीक है यार चल मैं तेरा सोडियम ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सोडियम ले लेता हूँ। अब बदले में बाहर भी तो कुछ देना पड़ेगा ताकि कंसंट्रेशन बराबर रहे, तो बाहर क्या देगा, अपोजिट थिंग मतलब वाटर, अपोजिट थिंग मतलब बच्चों वाटर। समझ में आया, देखो अपोजिट फ्लो हो रहा है, इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म है। अब आप कहोगे मैम अगर ये चला जाएगा तो इसका मतलब वैसा रेक्टर के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं यार, यहाँ पर पानी पानी है, यहाँ पर पानी 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 है, यहाँ पर क्या है, इस जगह पर तो सॉल्ट ये इधर आएगा, इस पानी में डिसॉल्व होगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी। मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है, पानी की और सॉल्ट की मात्रा बनाए रख रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। मैम ने एक चीज जो नहीं बनाई है यार, मैम से गलती हो गई, मैम ने जो नहीं बना के दिया आपको यार, वो नहीं बनाया मैम ने आपकी मेन डक्ट। यार बिना मेन डक्ट के थोड़ी ना काम चल जाएगा यार, दिस इज योर कलेक्टिव डक्ट, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। अब अच्छा ये कलेक्टिंग डक्ट है यार, क्योंकि बिल्कुल मैम कलेक्टिंग डक्ट है यार। तो अब कलेक्टिंग डक्ट में जो भी वेस्ट जाएगा, अब आपको पता होगा, इतनी बात हम लोगों ने सबने पढ़ी कि कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है कि जो पानी है उसको बाहर निकाल देता है ताकि पानी का प्रेशर बना रहे। बाहर क्या रिलीज कर देता है, ये वाटर, ताकि कंसंट्रेशन बराबर है। पर बेटा कुछ अमाउंट, वैसे तो हमें पता है कि यूरिया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हम लोग बाहर अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, पर बच्चों कलेक्टिंग डक्ट ना कुछ अमाउंट में यूरिया भी बाहर रिलीज करता है। अब कहोगे मैम ये यूरिया रिलीज क्यों कर रहा है, हमको थोड़ी ना यूरिया चाहिए, हम थोड़ी ना किसी चीज में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर होगी यूरिया की साइकिलिंग, यूरिया बैठेगा साइकिल पे, साइकिल चलाएगा, कैसे, यूरिया रिलीज हुआ, ये यूरिया यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा यार, फिर आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर?
चलिए, सो मूव्स टू नेक्स्ट पार्ट। तो ऑस्मोलेगुलारिटी आपको बता दिया 300 मिली ऑस्मोटी पर लीटर होती है, और मेडुला की कितनी होती है, ग्रेडियंट आपको बता दिया सोडियम क्लोराइड यूरिया का। इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट में सोडियम जो है वो मेंटेन रहता है लूप ऑफ हैनले की वजह से। लूप ऑफ हैनले की वजह से यहाँ पर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन प्लस वाटर की कंसेंट्रेशन मेंटेन रहती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। कि इसका काम क्या होता है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। द कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl इंक्रीज इन डिसेंडिंग लूप्स ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर, इसीलिए हम कहते हैं कि डिसेंडिंग वाला हाइपरटोनिक कंडीशन शो करता है। एज इट पास टू द असेंडिंग लूप, जब ये असेंडिंग में जाता है तो ये एक्टिवली और पैसिवली एब्जॉर्ब होता है मेडुलरी इंटेस्टाइनम में और फिल्ट्रेट दोबारा से डाइल्यूट, मतलब हाइपरटोनिक होता है। फिर यूरिया ऐड होता है इंटेस्टिनियल फ्लूइड में मेडुला बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अभी बात की हमने कि कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा बहुत यूरिया भी बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। वो फिर असेंडिंग लिम्फ में जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था पीछे, ये ना असेंडिंग लिम्फ में जाएगा, फिर दोबारा साइक्लिंग इसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चा, सो वही डायग्राम जो मैंने बनाया है वो यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरीके से होगा। और ये देखो यही चीज़ यहीं पे दिखाई गई है कि जितनी कंसंट्रेशन इसके अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर है, जितनी कंसंट्रेशन अंदर है उतनी कंसंट्रेशन क्या है बाहर, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस जगह पर है। ये वैसा रेक्टा है, ये आपकी लूप ऑफ हैनले है। दिस इज मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है बच्चा, द यूरिया रिमेनिंग इन द कलेक्टिंग डक्ट इज एक्सक्रीटेड टू द इन द यूरिन, ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है भाई, एज द फिल्ट्रेट मूव इन द कलेक्टिंग डक्ट, जैसे फिल्ट्रेट अब जो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है वो पास होता है इंटरस्टीनियल फ्लूइड में, वाटर यहाँ से मूव कर जाता है ऑस्मोसिस से, और यूरिन जो है वो क्या हो जाता है आपका कंसंट्रेटेड। या जब कलेक्टिंग डक्ट ने पानी बाहर निकाल दिया तो यूरिन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। कि हमारी बॉडी वाटर लॉस नहीं चाहती, इसी बात पे क्या पीते हैं, इसी बात पे पीते हैं पानी, क्योंकि हमें रखना है अपने आप को डाइल्यूटेड कंडीशन में। बिल्कुल, चलिए करते हैं आगे शुरुआत। आगे क्या है, ओहो आगे तो क्वेश्चन है, लिक्विड विच कलेक्ट इन द वुमेन्स कैप्सूल में क्या कलेक्ट होता है यार, कंसंट्रेटेड यूरिन, प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा नहीं ब्लड के प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन एंड वाटर, सल्फेट एंड वाटर, तो आई थिंक प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स ही होगा, आई थिंक सो, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज रिड्यूस टू रिलेटिवली कंसंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कंसंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन बनाता है यूरेटर में, रीनल ट्यूब्यूल में, यूरिनरी ब्लैडर में, या फिर वुमेन्स कैप्सूल में। कहां पर, तो बच्चों रीनल ट्यूब्यूल्स जो है हमारी यहां पर ये काम होता है। ठीक है, द वाटर इज रीएब्सॉर्ब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH। अच्छा बेटा हमने ये नहीं पढ़ा, अभी हमने ADH वाला। अब देखो ये ADH वाला क्या दिखा दिया आपको बेटा, तो बच्चों आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो DCT होती है, हमारे बॉडी में जो क्या होती है DCT डिस्टिलेटेड कार्निवल ट्यूब्यूल, उसको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन करती है। ये क्या करती है बच्चों, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन करती है। कंडीशन होगी तो करेगी यार, कंडीशन नहीं होगी तो रीएब्सॉर्प्शन नहीं करती। ये बात हमने पढ़ी थी बिल्कुल बच्चों। कंसंट्रेटेड रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है यार यहाँ पर, ठीक है मैम इतनी बात तो क्लियर हो गई यार, कंसंट्रेटेड रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो बच्चों जो ये DCT है यार, इसको ना रेगुलेट दो एंजाइम्स करते हैं या दो हार्मोन्स करते हैं। एक होता है थायरोबिन, थायरोमोबिलिन बोलते हैं, विच इज रिलीज बाय दी थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। बच्चों ये क्या करती है, जब ये हार्मोन इस पे एक्ट करता है, जब ये हार्मोन एक्ट करेगा DCT पे, तो ये यहाँ से एक्टिवली, ये यहाँ से क्या करता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है किसको, Na+ को, सोडियम को। कहोगे यार सोडियम को क्यों, यहाँ तो हम लोग वाटर एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं। तो बेटा पानी का तो नेचर ही है पीछे लग्गू की तरह पीछे पीछे आना, कि Na चला गया मुझे नहीं लगेगा कोई, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। अब तो पानी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो रहा है पैसिवली, पैसिवली एब्जॉर्ब क्या हो रहा है आपका, वाटर। देखा कितना दिमाग लगाया, थायरोबिन से बोला यार मैं तुझे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, चाहिए तो तू मुझे, पर मैं तो इसको लेके जाऊंगा और तू मुझे मिल जाएगा। फिर अगर
एक और हार्मोन होता है बेटा जो डीसीटी पे एक्ट करेगा। अगर डीसीटी पे एक्ट कर रहा है एडीएच हार्मोन, जो कि आपके हाइपोथैलेमस सुपीरियर पिट्यूटरी में प्लेस्ड होता है बच्चा, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है वाटर। ये डायरेक्टली क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर। अब यही पूछा गया है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है यार एडीएच की फॉर्म में, वो किस प्रकार का है? वो एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन है, ऑब्वियस ही बात यार कर रहे हैं। ऑब्लिगेटेड है, हाँ भाई अपनी मर्जी से हो रहा है। फैकल्टेटिव है, अब अगर आपने एक्टिवली कोई भी काम किया है तो आप अपनी एनर्जी यूज कर रहे हो। अब भाई किसी को बुलाना है आपको अपनी कंडीशन पे, तो उसके लिए गाड़ी भेजो, तो फैकल्टेटिव भी होगा यार। फैकल्टेटिव मतलब कैरियर प्रोटीन्स, फैकल्टेटिव मतलब बच्चों कैरियर प्रोटीन यूज करने पड़ेंगे, जो लेकर आएगी, जो सवारी करवा के लेकर आएगी। इसका मतलब ये सभी इसके लिए सही हैं, सभी इसके लिए सही हैं, बिल्कुल। फोर्थ, अब आगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कौन कौन रेगुलेट कराता है यार? हॉर्मोन्स का वाली बात आ गई। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस आ गया, जो हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है यार। यहाँ पे चेंज करता है ऑस्मोलैरिटी, ब्लड ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ऑस्मो रिसेप्टर सिचुएटेड होते हैं। एडीएच वाला आ गया, जो डिस्टल कार्निवल ट्यूब्यूल को सिग्नल देता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें देखना है। ये आ जाओ जक्स्टाटोमुलर एपरेटस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो जक्स्टाग्लोमुलर एपरेटस ये ऑपरेट करता है मल्टी हार्मोनल सिस्टम को। देखिए मल्टी हार्मोनल सिस्टम को यार करेगा। जब ये ग्लोमुलर ब्लड फ्लो करता है तो वॉल्यूम और प्रेशर डिक्रीज करता है, ओके जी मान लिया। जीसीए रिलीज होता है रेनिन में, हमने बात की थी, ये जो कन्वर्ट करता है आपके एंजियोटेनिसोन इन दी ब्लड को एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में, ताकि एब्जॉर्प्शन बॉडी में क्लैरिफाई से हो सके, मतलब सही से हो सके। दिस इज द पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट और द इंक्रीज द ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर, ये हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, जिससे ग्लोमुलर में क्या होती है बेटा? फिल्ट्रेशन सही होती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी बात हमने पीछे भी की थी जीएफटी की, ठीक है। तो ये जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा। फिर एंजियोटेनिन 2 ये एक्टिवेट करता है आपके एडर्नल कॉर्टेक्स को, जो रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन, जिसकी बात हमने की अभी, जो Na+ का रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर में। अच्छा आपके में एल्डोस्टेरॉन है तो बेटा इसको चेंज करके एल्डोस्टेरॉन कर लो, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है बच्चों। सॉरी हाँ, कभी कभी मैम के दिमाग से कुछ आगे पीछे हो जाता है यार, ठीक है, इससे होता है। फिर दिस लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज होता है, और जीआरएफ फिर क्या होता है? अपने नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने सोडियम को एब्जॉर्ब करवा लिया, वाटर को एब्जॉर्ब करा लिया, तो जीएफआर का एब्जॉर्प्शन रेट नॉर्मल हो जाता है। आगे आर्टियल वॉल ऑफ हार्ट, धक धक दिल वाला, एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो प्रेशर ऑफ द आर्टरिया, जिससे क्या होता है? आर्टियल नॉट्रिक फैक्टर होता है, हमने पढ़ा था ये। एएनएफ कॉज क्या करता है? वैसोडाइलेशन, और डिक्रीज करता है भाई आपके ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी यार। और फिर ये रेनिन एस्ट्रोजन मैकेनिज्म हमें इनहिबिट हो जाता है, फिर रिलीज नहीं हो पाता रेनिन, जिससे प्रॉब्लम आ जाती है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है। फिर है मिक्ट्यूशन, मिक्ट्यूशन, अरे यार ये क्या हो गया? आजा, मिक्ट्यूशन, देखो मिक्ट्यूशन क्या है यहाँ पर? मिक्ट्यूशन इज एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन को अवॉइड करने के लिए होता है। ये स्टिमुलेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल जो यूरिनरी में प्रेजेंट है, हमने बात की थी, जो रिलैक्सेशन करता है, रिलैक्सेशन प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पर। जैसे ब्लैडर स्ट्रेच होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्पोर्ट, नहीं पढ़े थे यार हमने, तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, और ये काम होता है। फिर सेंसेशन ऑफ फुलनेस इज प्रोड्यूस्ड, भाई अब आपको सेंसेशन होता है ना, जब हमारा जब प्रेशर हाई होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें होता है ना कि भाई कुछ फुल सा है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कहता है कि हाँ भाई अभी फुलनेस फीलिंग आ रही है। तो ये फुलनेस फीलिंग इसी की वजह से आती है। द इम्पल्स बॉड बाय द मोटर नर्व, जो मोटर नर्व्स होती हैं वो इम्पल्स लेके जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास, और आपकी स्पिंचर मसल्स क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है, स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से मिक्र्यूशन होता है, हम अपने वेस्ट को बाहर पास आउट कर पाते हैं, ठीक है। फिर यूरिन है यार, यूरिन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन
प्रोड्यूस करता है पर डे। ये स्ट्रॉ येलो कलर का होता है यार, एसिडिक पीएच है, गंदी सी स्मेल होती है। 25 to 30 ग्राम ऑफ द यूरिया एक्सक्रीट करता है एक इंसान हर दिन में, इतना यूरिया हम लोग करते हैं। इसमें यूरिया होता है, इसमें कैरेटिन होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में अमोनिया है जिससे वेरी वेरी टॉक्सिक यूरिक एसिड है जो सबसे कम टॉक्सिक है। फिर कुछ ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज फाउंड होती हैं यूरिन ऑफ द पेशेंट नोन एज डायबिटिक मेलाइटिस। भाई डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पाया जाता है ग्लूकोज रिलीज होता है जिससे उनकी बॉडी का जो यहाँ पे जो डायबिटिक लेवल है, जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होता है, जिससे हम कहते हैं कि हाँ भाई वो पर्सन किससे सफ़र करता है, डायबिटीज़ पे। ये कब होता है, जब उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है बेटा कम रिलीज होता है। इंसुलिन कम रिलीज होगा तो बेटा जो ग्लूकोज है, इंसुलिन का काम होता है कि जो जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट बच्चों नहीं हो पाता है, वो ग्लूकोज एज इट इज रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आपके कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में जो जरूरी है, आपका एक है लंग्स, ये एलिमिनेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज 18 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर लिवर है अपना जो सीक्रेट करता है बाइल जूस, जिसके अंदर बिलिवरिन एंड बिलिविड्रिन नाम के दो पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर द बाइल पिगमेंट्स। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, रिगार्ड करता है कुछ स्टेरॉइड हार्मोन ड्रग्स होते हैं, ऑल दिस एंटर इन द एलिमेंट्री कैनाल और पास हो जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ द फीकल मैटर, मतलब एक्सक्रीशन हो रहा है यार। फिर स्किन के अंदर भी दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं यार हमारे पास, स्वेट ग्लैंड पसीना निकलता है, एंड सेबेशियस ग्लैंड जो कि इन्वॉल्व करते हैं एक्सक्रीशन में। देखो कैसे करते हैं। स्वेट ग्लैंड, स्वेट एक एक्वस फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया भी होता है और लैक्टिक एसिड भी होता है। अपार्ट फ्रॉम एलिमेटिंग, इसको एलिमिनेट करने के अलावा ये कूलिंग इफेक्ट भी तो करता है, जिससे हम कहते हैं कि जब आपका पसीना सूखे तो कितना ठंडा ठंडा फील होता है गर्मियों में यार, इस समय तो बैंड बज जाएगी अगर ऐसा हो गया तो, है ना, बड़ा अच्छा फील होता है। फिर सबक्यूशियस ग्लैंड, ये एलिमिनेट करते हैं आपके स्टेरॉइड्स, आपके बॉडी के अंदर जो है आपका हाइड्रोकार्बन जो बॉडी में है, वैक्सेस, ऑयल निकलता है ना, गंदा गंदा सा ऑयली निकलता है, वैक्सेस निकलती हैं सेबम्स में। सेबम्स फॉर्म करता है वैक्सी या ऑयली कवरिंग ऑफ द बॉडी, जो कि बहुत ज़्यादा आपको टीनेजर्स में देखने को मिलता है ना, स्किन हो जाते हो या सुबह ऑयली स्किन होती है, तो बेटा वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं उसे, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट करते हैं आपकी स्किन को ड्राइनेस से। फिर कुछ डिसऑर्डर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। द फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर, पहला है यूरीमिया, रीनल कैलोरी, ग्लोमेरुलोनेफ्रिया। हीमोडायलिसिस आपने देखा होगा बच्चों, कभी कभी क्या होता है किसी पेशेंट की जो किडनी होती है यार वो ना खराब हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से, तो बेटा वो पेशेंट जो है वो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करता है और उस मेथड को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड बाय यूजिंग हीमोडायलिटिक मशीन। किडनी ट्रांसप्लेशन भी एक अल्टीमेट मेथड है कलेक्ट करने का यूरिनरी फ्लेयर का। भाई किडनी खराब है तो किडनी ट्रांसप्लेट हो तो बहुत अच्छा है, पर बेटा किडनी जो है वो हम सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन वाले ही लोगों से ले सकते हैं, दूसरों से लेते हैं तो बेटा वो इलीगल है, क्योंकि किडनी की ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है और ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो घर वाले जिनसे हमारा ब्लड ग्रुप भी मैच करता हो यार तो उससे किडनी मैच कर जाए, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसमें, जिसमें इन विच अ फंक्शनिंग किडनी फॉर सुटेबल डोनर हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है यार, मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और ना मिले तो जो है वो है, झेलना है। फिर हीमोडायलिसिस दिखा दिया, हीमोडायलिसिस में क्या होता है, क्या कमी क्या है इसकी यार, देखो बेटा हीमोडायलिसिस बिल्कुल जिसकी जो मशीन होती है यार नैफ्रॉन की तरह काम करती है, हम इसमें हीमोडायलिटिक सॉल्यूशन डालते हैं जो कि नैफ्रॉन की तरह काम करती है और फिल्टर करती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बेटा यहाँ पर ना रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत स्लो डाउन होता है या होता ही नहीं है। तो ब्लड फ्रॉम द आर्टरी ऑफ द यूरेमिया पेशेंट लेते हैं, आर्टरी से ब्लड लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको कूल करते हैं 0 डिग्री पर, मिक्स करते हैं उसको एंटी कोगुलेंट लाइक हेपारिन से, मतलब कोगुलेट ना हो जाए ना भाई, हमारा ब्लड तो वरना कोगुलेट हो जाएगा 0 डिग्री पर, वो कोगुलेट नहीं होता। फिर उसको पुट करते हैं सेलोफेन ट्यूब्स में, आर्टिफिशियल किडनी जिसे हम कहते हैं, विथ सेलोफेन फ्यूज इज परमिएबल टू माइक्रोमोलिक्यूल्स को बाहर निकाल देती है और मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्लाज्मा प्रोटीन को बाहर नहीं जाने देती है।
फिर आउटसाइड द सेलोफोन ट्यूब डाइलाइटिक फ्लूइड होता है जिसमें कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, पर कोई नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह नहीं होते, पर कुछ सॉल्यूट होते हैं। इसलिए नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल फ्रॉम इन दी सेलोफ्लिन ट्यूब फ्लो कर देते हैं बाहर की ओर, क्योंकि वहां पे यूरिया की कंसंट्रेशन है ही नहीं बिल्कुल भी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए जिसे हम लोग डायलाइसिस कहते हैं। फिर जो ब्लड कमिंग आउट ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी इज वार्म, जो बाहर आता है वो वार्म होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर तक का होता है, वो मिक्स होता है एंटी हेफरिन के साथ, फिर उसको दोबारा इकट्ठा करते हैं, रिस्टोर करते हैं और वेन में पास करते हैं। इसका मैक्सिमम डिसएडवांटेज क्या है कि भाई यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसी वजह से जो हमारी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो रिमूव हो गई तो वो वापस नहीं आती, जिससे वीकनेस बहुत देखने को मिलती है हमें पेशेंट्स के अंदर। चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस चैप्टर में यही चीजें हमें करनी थी। डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं भाई, जो रेगिस्तान में रहते हैं, प्रॉक्सिमल कार्निवेटरी ट्यूब्यूल्स इनकी बड़ी लंबी होती है, या लूप ऑफ हैनले बड़ा लंबा होता है, दोनों, या डिस्ट्रीब्यूटेड कार्बोरेटेड ट्यूब बहुत छोटी होती है। क्या होगा भाई आपको पता है, डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर करना है, और हमने पढ़ा है कि पानी स्टोरेज कौन करवाएगा, लूप ऑफ हैनले ही तो करवाएगा, तो यही चीज लंबी होनी चाहिए इसके लिए। तो फिर यूरिनरी ब्लैडर कहाँ नहीं मिलता, किस में नहीं मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर, ये क्वेश्चन वैसे आपको दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा सांप में देखा है कभी यूरिनरी ब्लैडर? ओके नहीं। क्रोकोडाइल में देखा है ना, बर्ड्स ना, एक छोड़ के ऑस्ट्रिच को, सब में मिलता है बिल्कुल, तो ऑल अब हो जाएगा यार। नेक्स्ट है, अच्छा भाई चलिए बेटा, तो यहाँ पर अब हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। ये चैप्टर भी हम लोगों ने कर लिया है फिनिश, एक और चैप्टर हम लोगों ने डन कर दिया है। अब आपको पता है भाई हमारी चल रही है टॉपर प्लेलिस्ट, इस टॉपर प्लेलिस्ट के दौरान हम आपको बेटा हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के यार वन शॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको विद देयर सॉल्यूशंस, विद देयर पीडीएफ एंड द माइंड मैप। बच्चों ये काम आपका कंप्लीटली चल रहा है, लगातार चल रहा है यार, बस मज़ा लो, इंजॉय करो और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो। और आप हमें बेटा फॉलो कर सकते हैं इनमें से किसी भी चैनल पे यार, आप टेलीग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, कहीं भी कर सकते हो यार आप हमें फॉलो, या कोई क्वेरी है तो इस नंबर को कर लो नोट, आप इस पर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप चैप्टर क्लियर हो चुका है। जल्दी मैम आपसे मिलेगी किसी दूसरी वीडियो में एक अच्छे से नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।